ये खबर तो देखो बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली है। सिविल सर्विसेज का एक स्टूडेंट मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी कोचिंग में क्लास ले रहा था, पॉलिटिकल लेक्चर, लास्ट लेक्चर। लेकिन देखो क्लास में बैठे बैठे उसे हार्ट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक। 6 से 7 मिनट्स के अंदर अंदर साथी स्टूडेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन डेथ हो जाती है। चूंकि छात्र सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट था, तो पता नहीं क्यों एक बिना कहे इमोशनल कनेक्ट सा हो जाता है। आजकल देखो हार्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, साइलेंट हार्ट अटैक्स में। इस इशू पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी की और मैं चाहता था इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब आज के डिस्कशन में नहीं है ये इशू। लेकिन देखो ऐसी खबरें थोड़ा बहुत विचलित भी कर देती हैं कि इंसान क्या क्या सोचता है, क्या क्या सपने होते हैं, लेकिन किस मोमेंट क्या हो जाए कोई नहीं जानता। खामखा हम छोटी छोटी चीज़ों के लेके बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, ये हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा के दिमाग में एक हवा बना लेते हैं। लेकिन देखो खैर, आज की डिस्कशन स्टार्ट करें। एक कोट है कार्ल जंग का, अच्छा कोट है, थिंकिंग इज डिफिकल्ट दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। देखो सोसाइटी में ना बहुत सारे स्टीरियोटाइप होते हैं। स्टीरियोटाइप जैसे महिलाएं जो है वो अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, महिलाएं जो हैं वो अच्छी लीडर नहीं होती। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के साथ में स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे सरदार जो होते हैं, सिख जो होते हैं, वो हमेशा फनी होते हैं, वो भारी भरकम खर्च करते हैं, लेविश उनका लाइफस्टाइल होता है। हरियाणा के जो लोग हैं हमेशा लड़ाकू होते हैं। ऐसे ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप हैं। और ये स्टीरियोटाइप जानते हो क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान ना सोचता नहीं है, सोचना छोड़ देता है। सोचने के लिए ना क्या चाहिए, जब इंसान सोचता है तो मेंटल एनर्जी जाती है। इंसान अपने ही बिलीफ को चैलेंज करता है। जब इंसान क्रिटिकली सोचता है, वो अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में सोचता है, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में सोचता है। तो इंसान जब ये सब कुछ सोचता है ना, तो वो स्टीरियोटाइप नहीं करता। उसे समझ में आ जाता है मैं पूरी कम्युनिटी पे कैसे ठप्पा लगा सकता हूं, कैसे पूरी कम्युनिटी को एक साथ में जज कर सकता हूं। तो ये चीज मुश्किल है, सोचना चीज मुश्किल होती है क्योंकि इसमें मेंटल एनर्जी जाती है। तो लोग ना शॉर्टकट अपनाते हैं, लोग स्टीरियोटाइप करते हैं, लोग उसी समय जज कर लेते हैं विदाउट अलग अलग डायमेंशंस सोचे, विदाउट अलग अलग एस्पेक्ट्स सोचे, विदाउट अपनी बिलीव्स को चैलेंज किए लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। हाँ, जो बात मैंने सुनी है हो सकता है यही सच है, और उसी चीज को लोग आगे बोल देते हैं बिना वैल्यू ऐड करे, बिना उस पर क्वेश्चंस रेज किए। लोग जज करते हैं तभी तो व्हाट्सएप पे ये चीजें आगे आगे फॉरवर्ड होती रहती हैं। अगर लोग अच्छे से सोचें तो व्हाट्सएप पे चीजें फॉरवर्ड ही ना हो। समझ गए? डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट 19 जनवरी 2024 है। आज 3 इश्यूज अच्छे हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले शशि थरूर का मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल है। मीडिया क्या कर रहा है आज के समय में? सिर्फ सेंसेशनलाइजेशन पे फोकस कर रहा है। और उसके बाद ये चैट जीपीटी वाली जो कंपनी है ना, ओपन एआई वर्सेस न्यूयॉर्क टाइम्स, इनकी लड़ाई चल रही है आपस में। केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले दिनों में एआई द्वारा जनरेटेड कॉपीराइट कंटेंट का भी फैसला करेगा। और यहां पे आर्टिकल है इंडिया यूके डिफेंस रिलेशनशिप से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन मीडिया से संबंधित है। हिंदू का ये आर्टिकल है, शशि थरूर ने लिखा है और अच्छा आर्टिकल है, मतलब काफी सारे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड जानते हैं। देखो 1991 में हमारे देश में ना एलपीजी रिफॉर्म्स आए। बहुत सारे सेक्टर्स को ना सरकार ने लिबरलाइज कर दिया। आप पूछोगे क्या मतलब है? मतलब बहुत सारे सेक्टर्स पर ना पहले सरकार का टोटल कंट्रोल हुआ करता था, सिर्फ सरकार ही उसमें काम कर सकती थी। फॉर एग्जांपल मीडिया, यानी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, पहले आपको याद होगा सिर्फ डीडी न्यूज हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे बाकी सेक्टर्स में सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को काम करने की इजाजत दे दी, उसी प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में भी सरकार ने इजाजत दे दी कि प्राइवेट कंपनीज आकर यहां पर काम कर सकती हैं। फिर आज तक जैसे चैनल्स आए, और जैसे ही देखो ये प्राइवेट न्यूज चैनल्स जब आए ना, तो सब कचरा हो गया। उसके बाद राइटर कहते हैं पहले देखो फोकस हुआ करता था न्यूज पे, आवाज तेज तक नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही प्राइवेट कंपनीज आई तो ना ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स प्राप्त करने की ना एक होड़ मच गई।
न्यूज के बजाय सेंसेशन पे ज्यादा फोकस होने लगा। न्यूज तो एक एंटरटेनमेंट बन के रह गई। आज के समय में देखो ये हो गया, मीडिया की हम बात करें, मीडिया ही जज है, मीडिया ही विटनेस है, मीडिया ही ज्यूरी है, मीडिया ही एग्जीक्यूशनर है, सब कुछ मीडिया ही है। पहले हम बात करते थे कि आपको ये अग्नि परीक्षा पास करनी होगी, आज के समय में हम बात करते हैं कि आपको ये मीडिया परीक्षा पास करनी होगी। तो पहले इश्यूज की बात करें, कौन कौन से इश्यूज हैं आज के समय में मीडिया के साथ में और न्यूज कल्चर के साथ में। आज के समय में ना ब्रेकिंग न्यूज पे ज्यादा फोकस है बजाय के सबस्टांस के। सबसे ज्यादा न्यूज ब्रेक कौन करेगा, और इस होड़ में ना बहुत बार जो मीडिया चैनल्स है ना गलत न्यूज प्रेजेंट कर देते हैं बस व्यूज पाने के लिए कि सबसे पहले हमने न्यूज ब्रेक की है। आज के समय में टेलीविजन न्यूज चैनल्स आपस में लड़ रहे हैं रेटिंग्स के लिए, किसकी रेटिंग, किसकी टीआरपी सबसे ज्यादा होगी। पब्लिक सर्विस का कोई पर्पज ही नहीं है टीवी मीडिया चैनल्स का, समझ गए। जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वो क्वालिटी वाले नहीं है, सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, सीखने को नहीं मिलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी जनता में, बस एक बज डेवलप होगा, सेंसेशन डेवलप होगा हाई फाई बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में कि हाँ मजा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट चेकिंग नहीं होती, मतलब जो फैक्ट्स दिए जाते हैं मीडिया के द्वारा कई बार तो देखो कोरा से उठा लिए जाते हैं। कोई फैक्ट चेकिंग नहीं है कि जो डेटा दिया जा रहा है वो डेटा सही भी है या गलत है। एक बढ़िया पॉइंट ना शशि थरूर ये बोलते हैं, एक लाइन होनी चाहिए, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, स्पेकुलेशन मतलब आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो सकता है। इन चीजों के बीच में ना एक फर्क होता है, वो फर्क मीडिया ने खत्म कर लिया है। पता ही नहीं लगता कि फैक्ट क्या है, राय क्या है न्यूज एंकर की, स्पेकुलेशन क्या है, मतलब क्या आप सोच रहे हो सकता है, सबके बीच में फर्क खत्म कर दिया है। व्यूअर्स को बेचारे को नहीं पता लगता कि जो मीडिया दिखा रही है वो उनकी ओपिनियन है या फिर वो फैक्ट है। अब कई बार ऐसा होता है ज्यादा व्यूज पाने के लिए ना एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, मतलब कुछ लोग आपको पता है ना ऐसे होते हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए, मीडिया में रहने के लिए जानबूझ के कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा देते हैं। तो राइटर कहते हैं जब देखो उन एलिगेशंस की कवरेज मीडिया करता है ना तो एटलीस्ट मीडिया को बेसिक क्वेश्चंस तो पूछने चाहिए ना उन पर्सन से जिन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन नहीं, बल्कि मीडिया एग्जेजरेट करके दिखाती है बिना जांच किए कि केस में फैक्ट्स क्या हैं। तो इससे क्या होता क्या है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं ना वो बेशक गलत हो, लेकिन देखो उसकी तो इमेज इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, उसका कैरेक्टर का असैसिनेशन इतना ज्यादा हो जाता है, इसके बाद तो वो बेचारा या बेचारी समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। जैसे देखो रिया चक्रवर्ती का केस था, रिया चक्रवर्ती का जबरदस्त कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया मीडिया के द्वारा और बाद में कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बरी कर दिया, लेकिन जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल होना क्या चाहिए। देखो डेमोक्रेसी में ना मीडिया का काम होना चाहिए जनता को अवेयर करना, पब्लिक के हित में काम करना, सरकार से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, सरकार को आईना दिखाना। लेकिन ये सब काम मीडिया आज के समय में छोड़ चुका है। मीडिया बल्कि ना जनता को ना डिस्ट्रैक्ट करता है दूसरे इश्यूज से, मतलब जब भी सरकार कहीं पे फंसती नजर आती है ना तो मीडिया कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस करना लगता है जिससे जनता जो है वो भटक जाती है और जनता और सरकार की जो गलती है वो जनता के सामने नहीं आ पाती। बहुत सारा टाइम तो मीडिया इसी पे वेस्ट कर देती है, इन सेलिब्रिटीज का आपस में प्यार मोहब्बत पनप रहा है और इनका तलाक होने वाला है। अरे जनता को क्या लेना देना भाई। मीडिया का रोल देखो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया को तो बल्कि चौथा पिलर कहा जाता है। मीडिया चाहे तो सरकार में ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकती है। तो देखो सॉल्यूशन इस चीज़ में नहीं कि आप जर्नलिज्म को कर्ब करो, सॉल्यूशन इस चीज़ में है कि आप बढ़िया जर्नलिज्म लेके आओ, क्वालिटी जर्नलिज्म लेके आओ, समझ गए। तो कुछ सजेशंस देते हैं राइटर अपनी तरफ से, जैसे फैक्ट चेकिंग एंड एक्यूरेसी का कल्चर डेवलप होना चाहिए। जब भी
मीडिया कोई न्यूज़ पब्लिश करे ना तो पहले फैक्ट जांच ले कि जो वो बताने जा रहे हैं क्या वो एक्यूरेट फैक्ट्स हैं या नहीं है। देखो टीवी मीडिया तो ऐसा करता ही है, इवन प्रिंट मीडिया पिछड़ता जा रहा है आज के समय में, क्योंकि लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ना कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगले दिन खबर आती है वो जनता के हिसाब से बासी हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तब तक तो वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिटेल से उस न्यूज़ को देख चुके होते हैं। इस वजह से प्रिंट मीडिया भी स्ट्रगल कर रहा है। वो भी देखो ऐसी चिकनी चुपड़ी खबरें ज़्यादा दिखा रहा है ताकि लोग पसंद करें, उन्हें मज़ा आए पढ़ने में। अलग अलग जो मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ पर देखो एथिकल वैल्यूज़ में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ना कि सेंसेशनलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सजेशन राइटर का ये है, कभी मान लो गलती हो भी जाती है तो मीडिया ना ट्रांसपेरेंसी बरते, अपने व्यूअर्स को बताए कि हमसे गलती हुई है, और जहां पे बताए ना वो मीडिया को सही टाइम पे बताए, प्रॉपर। अगर प्रिंट मीडिया की बात है तो प्रॉपर स्पेस देके बताए। जैसे द हिंदू में ना एक स्पेस है रीडर एडिटर, उसमें द हिंदू वाले बताते हैं, बेशक छोटा छोटा बताते हैं लेकिन बताते हैं हमसे गलती हुई है। और बाकी तो देखो बहुत कम न्यूज़ आउटलेट्स या फिर टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो अपनी गलती को गलती मानते हैं। नेक्स्ट देखो न्यूज़ रूम में अलग अलग ओपिनियन के लोग होने चाहिए, ताकि कोई एक न्यूज़ आउटलेट पूरी तरह से बायस्ड होकर काम ना करें। जैसे इंडियन एक्सप्रेस इस मामले में बढ़िया है। इंडियन एक्सप्रेस में भी ना कई आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, कई आर्टिकल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सरकार के प्रोग्राम्स के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो चीज़ें ना बैलेंस हो जाती हैं इंडियन एक्सप्रेस में। द हिंदू में थोड़ा सा ना क्रिटिसाइज वाले आर्टिकल ज़्यादा होते हैं। समझ गए कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि न्यूज़ रूम में ना अलग अलग ओपिनियन वाले लोग होने चाहिए। हाँ, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स ऑन द मीडिया ओनरशिप एंड कंसंट्रेशन। आज के समय में ना देखो जैसे अंबानी है, इनकी ना बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में ना ओनरशिप है। अब राइटर ये कहते हैं देखो एक दो लोग ही पूरे मीडिया इकोसिस्टम को कंट्रोल करेंगे। सभी न्यूज चैनल्स में मान लीजिए उनका स्टेक है, सभी न्यूज़पेपर्स में उनका स्टेक है, फिर तो देखो जो अंबानी चाहेंगे बस वही सारा दिन फिर जनता देखेगी, और क्या देखेगी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट मीडिया ओवरसाइट। मीडिया की ओवरसाइट के लिए जो भी बॉडी हो ना वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे, वो सरकार के इशारे पे ना काम करें, ताकि मीडिया की भी ओवरसाइट हो सके, मीडिया का सुपरविजन हो सके इंडिपेंडेंट हाथों से, निष्पक्ष हाथों से। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो अब धीरे धीरे ना जनता में एजुकेशन का लेवल तो बढ़ रहा है। अब जनता में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, और अगर हम वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं ना तो लोगों को अवेयर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ों के बारे में। अगर लोग अवेयर हैं तभी इंडिया एक बढ़िया डेमोक्रेसी बन सकता है, और इन लोगों को बढ़िया ढंग से अवेयर करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करेगी ना, फिर तो देखो कुछ लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ शेयर होती रहेंगी। मुझे याद है आज भी एक उबर में एक बार मैं जा रहा था, और जो ड्राइवर भैया थे ना वो मेरे को इतना सीरियसली बोलते कि अब तो ना आने वाले समय में ना 2 साल बाद अंबानी की फ़ोटो छपने वाली है नोट पे, क्या उसके पास इतना पैसा हो गया है, और वो इतना सीरियस बता रहा। मैंने कहा भैया आपने कहाँ पढ़ा है? तो उसने कहा कि मेरे पास ना व्हाट्सएप में आया है। तो मतलब देखो इस प्रकार से फेक न्यूज़ तैरती रहती है अगर लोगों के बीच, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी का निर्माण होगा आप समझ सकते हो फिर। तो ये पूरा आर्टिकल मीडिया से संबंधित हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इशू है। यूएस की एक कोर्ट में ना एनवाई टाइम्स यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ना एक केस फाइल किया है। किसके अगेंस्ट? ओपन एआई के अगेंस्ट। ओपन एआई ने क्या बनाया? चैट जीपीटी। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। केस क्या है? देखो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है ओपन एआई ने ना चैट जीपीटी बनाते वक्त यानी मशीन को ट्रेनिंग देते वक्त हमारे हजारों आर्टिकल्स का यूज किया हमारी परमिशन के बिना। यानी एनवाई टाइम्स का कहना है कि चैट जीपीटी बनाते वक्त ओपन एआई ने हमारे आर्टिकल्स का यूज किया था ट्रेनिंग देते वक्त। और अब कई बार तो ऐसा होता है जब कोई यूजर चैट जीपीटी से आंसर मांगता है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि एनवाईटी का यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का
कोई आर्टिकल का पैराग्राफ हूबहू चैट जीपीटी दे देता है यूजर को, ऐसा देखा गया है। समझ गए? ये शिकायत है न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है, देखो ये कॉपीराइट का वायलेशन है और हमें नुकसान हो रहा है। हमारा जो बिजनेस है वो सब्सक्रिप्शन के बेस पे चलता है। अब हमारे सारे आर्टिकल्स के कंटेंट अगर चैट जीपीटी पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तो लोग तो हैं वो चैट जीपीटी पे जाके आंसर पालेंगे, हमारे आर्टिकल्स कौन पढ़ेगा और हमें नुकसान होगा। दूसरी तरफ देखो ओपन एआई का भी अपना तर्क है, यानी ओपन एआई का कहना है हमने सिर्फ आपके डेटा का ना फेयर यूज किया है। अब ये कौन पता लगाएगा कि ओपन एआई ने जो आर्टिकल्स उठाए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने चैट जीपीटी को ट्रेन करते वक्त, क्या वो फेयर यूज के अंडर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। देखो यूएस में तो ना 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे डिसाइड होता है आपने किसी दूसरे का कंटेंट लिया है तो वो फेयर यूज में आता है या नहीं आता है। ये पता लगाने के लिए 4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल पर्पस एंड कैरेक्टर ऑफ यूज, मतलब आपने दूसरे का डेटा या फिर दूसरे का कॉपीराइट वाला कंटेंट लिया है तो उसका पर्पस क्या है। क्या आपने कॉमर्शियल यूज के लिए लिया है, एजुकेशनल यूज के लिए लिया है, रिसर्च पर्पस के लिए लिया है, क्या कैरेक्टर और पर्पस है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल नेचर ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट, जो कंटेंट आपने किसी दूसरे का लिया है क्या वो हाईली क्रिएटिव है। अब देखो मान लीजिए किसी ने कोई बुक लिखी और यूनिक सी स्टोरी है, आपको भी पता है, फिर वो तो हाईली क्रिएटिव कंटेंट हो गया ना, और कोई उस तरह की बुक नहीं लिख पाएगा। जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर वाली बुक्स लिखी थी वो हाईली क्रिएटिव कंटेंट हो गया। तो दूसरा प्रिंसिपल ये है, देखा जाता है कि जो कंटेंट लिया गया है कॉपीराइट वाला दूसरे से वो कितना क्रिएटिव है। तीसरा प्रिंसिपल अमाउंट यूज्ड, कितना कंटेंट यूज किया गया है, क्या थोड़ा बहुत यूज किया गया है। अब एनवाईटी बोलेगा कि हमारे तो हजारों आर्टिकल्स यूज कर लिए गए हैं, ओपन एआई बोलेगा भैया हमने कुछ रैंडम आर्टिकल्स आपके उठाए थे ताकि ट्रेन किया जा सके। अब ये तो कोर्ट पता लगाएगी कितना कॉपीराइटेड कंटेंट यूज किया गया है। नेक्स्ट इंपैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, मतलब कोई दूसरे का कॉपीराइटेड कंटेंट लेता है तो जिसका कॉपीराइटेड कंटेंट लिया जा रहा है क्या उसकी मार्केट वैल्यू फिर खत्म हो गई है बहुत ज्यादा। अब एनवाईटी तो कोर्ट में ये बोलेगा कि चैट जीपीटी ने हमारा कंटेंट ले लिया, उसके बाद हमारे सब्सक्रिप्शन बिकने बंद हो गए। और ओपन एआई ये बोलेगा नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपके सब्सक्रिप्शन बिकने हमारी वजह से बंद नहीं हुए हैं, और हमने तो बस आपका कंटेंट ट्रेन करने के लिए लिया था, और जिनको आपका सब्सक्रिप्शन लेना है वो अभी भी लेगा, हमारी वजह से वो आपका सब्सक्रिप्शन लेना थोड़ी ना बंद करेगा। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे यूएस में ये डिसाइड होता है कि कोई भी जो कंटेंट है वो फेयर यूज में आता है या नहीं आता है। अगर देखो किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेटिव यूज होता है ना तो वो फेयर यूज के अंडर आता है। आप पूछोगे सर ये ट्रांसफॉर्मेटिव यूज का क्या मतलब होता है। जैसे देखो मूवी का एक सीन उठाया उसकी पैरोडी कर दी, या फिर मूवी का एक सीन उठाया उसका क्रिटिसिज्म कर दिया, तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है। तो ओपन एआई ये बोलेगा कि हमने सिर्फ आपके कंटेंट का ना ट्रांसफॉर्मेटिव यूज किया है, उसको ट्रेन करने के लिए यूज किया है, डायरेक्टली यूज नहीं किया है। अब एनवाईटी इसके जवाब में ये बोल सकता है कि देखो बिल्कुल सेम टू सेम पैराग्राफ चैट जीपीटी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेटिव यूज कहां हुआ। तो फिर ओपन एआई को साबित करना पड़ेगा कि नहीं सेम टू सेम पैराग्राफ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये सब कोर्ट में डिसाइड होगा। बट देखो इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं। जैसे देखो यूएसए में ये 4 प्रिंसिपल्स वाला फेयर यूज डॉक्ट्रिन है ना, इंडिया में कोई इतना बड़ा फेयर यूज वाला डॉक्ट्रिन नहीं है। इंडिया में जो कानून है ना वो सिंपल स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किसी के कॉपीराइट कंटेंट को यूज करने की इजाजत देता है, जैसे रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए 3-4 चीजें बताई गई हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किसी के कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूएस में अगर फेयर यूज डॉक्ट्रिन है तो हमारे यहां पे फेयर डीलिंग है। फेयर डीलिंग मतलब सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किसी के कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इंडिया में ना इस चीज का कोई पता नहीं है कि ये चैट जीपीटी जैसी जो वेबसाइट्स है ना
मतलब ये एआई वेबसाइट्स हैं, क्या ये डेटा माइनिंग में दूसरों के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या उनको इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है या फिर नहीं है? अभी ये चीजें ना इंडिया में क्लियर नहीं है। राइटर तो देखो वे फॉरवर्ड में ये बोलते हैं कि जो डेटा माइनिंग की जाती है ना इन एआई प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, इसे देखो रिसर्च में डाला जा सकता है। अगर सरकार इन्हें रिसर्च में डालती है ना, तो हमारे देश में भी चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म फिर बढ़िया से इमर्ज होके आ सकते हैं। अभी हमारे देश में, जैसा राइटर ने बताया, कोई ब्रॉड यानी बहुत बड़ा फेयर यूज डॉक्ट्रिन नहीं है। तो हमारे देश में भी ना यूएस की तरह एक ब्रॉडर फेयर यूज वाला डॉक्ट्रिन आना चाहिए। तो ये 3-4 सजेशन राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। डेटा माइनिंग हो तो उसको रिसर्च करार दिया जाए, और यूएस जैसा एक बढ़िया फेयर यूज डॉक्ट्रिन इंडिया में भी आना चाहिए। अभी हमारे देश में ना एक चीज ये है, एआई कोई चीज जनरेट करता है ना, तो उसे कभी भी ना कॉपीराइट नहीं मिलता। ह्यूमन का होना जरूरी है कॉपीराइट डिमांड करने के लिए। तो ये चीज तो देखो इंडिया में आगे भी रहनी चाहिए। ये यूएस में भी है, यूएस में भी यही रूल है। कोई ह्यूमन कोई चीज क्रिएट करेगा ना, उसका कॉपीराइट मिलेगा। मशीन कोई चीज क्रिएट करेगी तो उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो ये चीज तो रहनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हमने समझे ओपन एआई वर्सेस न्यूयॉर्क टाइम्स वाले आर्टिकल में। देखो काफी बड़ा यह आर्टिकल था इंटरव्यू की फॉर्म में, लेकिन मैंने स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको निकाल के दे दिए ताकि आप इसको आसानी से ना आंसर्स में यूज कर सको। समझ गए? चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूके डिफेंस रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर 22 साल बाद यूके की यात्रा पर गए। देखो 2 दशकों पहले इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस में कोऑपरेट करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन आज के समय में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे ज्यादा तो देखो इंडियन ओशन में। आप बोलोगे सर इंडियन ओशन में यूके का क्या काम? देखो यूके का ना एक बेस है डिएगो गार्सिया में। और आपको पता है पहले तो ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर रूल किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यूके की जो पावर है वो कम होती चली गई। पहले यूके सुपर पावर था, यूएस ने यूके को रिप्लेस कर दिया। लेकिन देखो अब यूके ना यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, ब्रिटेन का एग्जिट हो चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है। तो ब्रिटेन ना अपने दम पे अपनी खोई ग्लोरी फिर से हासिल करना चाहता है, और ब्रिटेन को भी यानी यूके को भी चाइना के फॉर्म में ना एक खतरा नजर आता है। और चाइना आपको पता है इंडिया का दुश्मन तो है ही। तो जहां देखो कॉमन दुश्मन होना वहां प्यार पनपता है। समझ गए? सेम शत्रु की छांव में प्यार उत्पन्न होता है। कन्वर्जेंस देखिए आप कहां पे है। कन्वर्जेंस देखो इंडियन ओशन में चाइना अपनी प्रेजेंस लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। इंडियन ओशन इंडिया का ट्रेडिशनल बैकयार्ड है और यूके का भी बेस है। बट देखो चाइना की नेवी के पास में ना टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, और इंडिया अभी ना चाइना की नेवी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है टेक्नोलॉजी की। अगर बात करें तो यहां पर यूके इंडिया की मदद कर सकता है। जैसे देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन की। इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन क्या है? देखो इसमें ना शिप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा क्रिएट की गई है या फिर गैस टरबाइन के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। तो जब इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन की सहायता से शिप चलता है ना, तो फिर ना शिप आवाज बहुत कम करता है। आवाज बहुत कम करेगा तो ना सोनार में आवाज डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, यानी शिप्स जो है वो चुपचाप चलते रहेंगे और दुश्मन का जो सोनार है वो शिप को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये फायदा है इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन का, और यूके ने ना इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, जबरदस्त महारत। इंडिया को ये टेक्नोलॉजी चाहिए, और यूके और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ है कि यूके इंडिया की मदद करेगा। इस टेक्नोलॉजी के सिलसिले में जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करेगा, ट्रेनिंग देगा यूके इंडिया के ऑफिशियल्स को इस टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसके बाद तो बहुत सारी ना टाइमलाइन बताई जाती है कि पहली बार फरवरी 2023 में मीटिंग हुई थी इस टेक्नोलॉजी को लेके, बाद में नवंबर में मीटिंग हुई। ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राइटर ना एक बढ़िया चीज बताते हैं। राइटर कहते हैं देखो कुछ चैलेंजेस हैं जो यूके को समझने चाहिए इंडिया के संदर्भ में। जैसे ना कई बार इंडिया आज भी यूके जो है ना
वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है और कई बार तो पाकिस्तान को ज्यादा फेवर कर देता है। यूके आज भी उस पार्टीशन के टाइम में जी रहा है कि ये पहले दो देश हुआ करते थे, अब बंटवारा हो चुका है और यूके का फेवरेट पाकिस्तान पास्ट में रहा है। बट देखो अब ना यूके को यह देखना चाहिए कौन देश ज्यादा पावरफुल है, किसके साथ में इंटरेस्ट ज्यादा कन्वर्ज होते हैं, कौन बड़ी मार्केट है, कौन आपकी ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे पहले यूएस से भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना हाइफन लगाया करता था, मतलब दोनों को एक साथ देखा करता था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया पावरफुल हुआ, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई, यूएस ने ना इंडिया पाकिस्तान को डी हाइफनेट कर लिया, यानी इंडिया को अलग से ट्रीट करने लगा। अब यूके को भी इंडिया को स्पेशल तवज्जो देनी होगी। और दूसरा देखो एक खालिस्तान वाला भी इशू है। खालिस्तान सेपरेटिस्ट को यूके में जगह मिलती है, इंडिया के कहने पर वहां की अथॉरिटीज प्रॉपर कार्रवाई नहीं करती। यह भी इंडिया यूके रिलेशंस में एक बड़ा इरिटेंट है। तो इन दोनों को एड्रेस करे यूके। बाकी देखो डिफेंस कोऑपरेशन का स्कोप तो काफी ज्यादा है, कई सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट हुई हैं इंडिया और यूके के बीच में। इसके साथ साथ डिफेंस में और ज्यादा इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भी होगा आने वाले समय में इंडिया और यूके के बीच में। मतलब दोनों देश मिलके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके साथ साथ देखो दोनों देशों की फोर्सेस को ना और ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप करने की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखो ये होता है, मान लीजिए यूके की जो फोर्सेस हैं अभी आईफोन का इस्तेमाल कर रही हैं और इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रही हैं अपने इक्विपमेंट्स में। कल को दोनों को मिलकर लड़ाई करनी पड़ी तो यूके वालों को इंडिया के इक्विपमेंट समझ में नहीं आएंगे, इंडिया वालों को यूके के नहीं समझ में आएंगे क्योंकि वो आईफोन वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों ना सेम स्टैंडर्ड्स पे काम करें, सेम टेक्नोलॉजी काम करें। ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। मेन मतलब ये है सेम स्टैंडर्ड्स पे दोनों देश मिल के काम कर सके अगर आवश्यकता पड़े तो। ये होता है इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया यूके डिफेंस रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो इंडियन मीडिया से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन एआई एंड कॉपीराइट चैलेंजेस से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप pwonlyas.com पे जाके दे सकते हो। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज प्री का क्वेश्चन नहीं है। आपको डिस्कशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।